Uh, ये वाला लेक्चर, दिस लेक्चर विल बी बेसिकली ए लॉजिकल फॉलोअप ऑफ रेडिएशन इफेक्ट्स, ये रेडिएशन डैमेज, सॉरी, ये रेडिएशन डैमेज में हमने देखा था कि एक फास्ट पार्टिकल अगर अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करता है आके किसी एक एटम को, और फिर वो एटम उसके साथ उस एनर्जी को लेके चलता है और एक अदरवाइज एक पुरसुकून लैटिस के अंदर वो कैसे एक हेजान क्रिएट कर देता है, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट कास्केड, और एक स्पाइक क्रिएट कर देता है एनर्जी की पहले और फिर डिस्प्लेसमेंट कास्केड। ये चीज नाउ यू आर फेमिलियर विद दैट। आपका एक लॉजिकल सवाल ये था कि इन सब चीज़ों का रियलिटी में रेडिए जो मटेरियल्स इस्तेमाल होते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में, उसका उससे एग्जैक्टली ताल्लुक क्या है। तो अब वो हमें चीज़ें ज़्यादा खुल के सामने आएंगी। कुछ चीज़ें तो हमने जेनेरिक देख ली थी कि एक पार्टिकल हो जो जिसकी एनर्जी उतनी ही हो जितनी एक फिशन न्यूट्रॉन की होती है, पार्टिकल न्यूट्रॉन हो तो वो एक हाई एनर्जी लेके आएगा सिस्टम में, और वो बाइंडिंग एनर्जी तकरीबन हर एक की 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होती है। तो चाहे वो एल्यूमिनियम हो, चाहे यूरेनियम हो, चाहे निकल हो, चाहे बोरॉन हो, उसने डिस्टर्ब तो करना ही करना है। डिस्टर्ब करने के बाद अब जो चेंजेस आएंगे हम उन चेंजेस को देख रहे हैं, और आप यहाँ मिसालें देखेंगे कि मिसालें इन जनरल रेलिवेंट होंगी किसके साथ, इन जनरल रेलिवेंट होंगी उन मटेरियल्स के साथ जो कि हमारे मटेरियल ऑफ कंसर्न है इन न्यूक्लियर रिएक्टर। और अब हम आज के लेक्चर में हम एक एक स्लाइड, दो दो स्लाइडें हम मुख्तलिफ फिनोमेना पे देखेंगे। कौन से मुख्तलिफ फिनोमेना होते हैं, कुछ तो फेमिलियर होंगे और कुछ आपके लिए जो ट्रेडिशनल मेटलर्जी में नहीं पढ़ते, कुछ वो फिनोमेना होंगे, ठीक है। इस बहाने कुछ नई प्रोसेसेस जो शायद वैसे हमने स्किप किए होंगे तो वो भी इंट्रोड्यूस हो जाएंगे एटलीस्ट। फॉर एग्जांपल कर्कनडेल इफेक्ट। तो एक समरी ये है कि रेडिएशन इंड्यूस कौन सी चीज़ है, सेग्रीगेशन। लव सेग्रीगेशन से आप वाकिफ हैं। ये सेग्रीगेशन का मतलब ये है कि अगर एक रैंडम गैदरिंग है ए और बी एटम्स की, तो उसमें ऑटोमेटिकली ए एटम थोड़े से ज़्यादा एक दूसरे के करीब हो जाए, बी एक दूसरे के करीब हो जाए। जिस तरह फॉर एग्जांपल किसी भी पार्टी में ख्वातीन एक तरफ हो जाती हैं, मर्द एक तरफ हो जाते हैं थोड़े से, तो दैट इज सेग्रीगेशन। डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन का मतलब ये है कि एक चीज जो अदरवाइज डिसॉल्व ना हो वो रेडिएशन की वजह से डिसॉल्व हो जाए, या प्रेसिपिटेशन इसका ऑपोजिट, एक चीज जो डिसॉल्व हो नॉर्मली लेकिन रेडिएशन की वजह से वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाए। और हार्डनिंग, हार्डनिंग की टर्म से आप फेमिलियर हैं, आपने स्ट्रेंथनिंग मैकेनिज्म्स की हुई है। तो ये स्ट्रेंथनिंग या हार्डनिंग जो रेडिएशन की वजह से, और इसके साथ ही एक अटैच चीज होगी ग्रोथ इन एनिसोट्रॉपिक मटेरियल। वो मटेरियल जिनकी मुख्तलिफ डायरेक्शन में मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज होती हैं, उनका क्रिस्टलोग्राफिक स्ट्रक्चर परफेक्ट क्यूब नहीं होता, तो उनको रेडिएशन क्या करती है, एक डायरेक्शन में क्या करेगी, दूसरी में क्या करेगी। अगेन बहुत ही रेलिवेंट मिसाल है कि एनिसोट्रॉपी यूरेनियम में भी होती है और जिरकोनियम में भी होती है। इस लेक्चर में ये टर्म, ये एक सिंबल है, ये एन जिसके ऊपर 1 और नीचे 0 है, तो ये कभी कभी न्यूट्रॉन के लिए इस्तेमाल होता है, तो बाज़ औक़ात आपको ये सिंबल नजर आएगा, तो वो आपको याद रहे कि ये सिंबल जो है वो न्यूट्रॉन के लिए, ठीक। रेडिएशन इंड्यूस्ड सेग्रीगेशन। अच्छा, बुनियाद क्या है कि हमारे पास इनिशियली एक होमोजीनियस मटेरियल था, ठीक है ना, एक अदरवाइज होमोजीनियस एक मटेरियल है कि certain microstructural locations may get segregated heterogeneously when irradiated by fast neutrons। ये एक स्टेटमेंट है, एक ऑब्जर्वेशन है।
इस ऑब्जर्वेशन के पीछे जो जो फिनोमेना है वो है इरेडिएशन। इरेडिएशन क्या कर रहा है याद है? रेडिएशन एक हाई हाई कंसंट्रेशन ऑफ लोकलाइज्ड डिफेक्ट्स क्रिएट कर रहा है, कास्केड्स क्रिएट कर रहा है डिफेक्ट्स के, ठीक है ना। तो क्या कर रहा है वो हमारे पास वैकेंसीज बढ़ा रहा है, और वैकेंसीज जो है वो इंड्यूस कर रही है डिफ्यूजन को, चाहे वो वैकेंसी डिफ्यूजन हो चाहे एटॉमिक डिफ्यूजन हो। बेसिकली याद होगा आपको, हमने कहा था कि रेडिएशन डैमेज जिन इलाकों में होता है उनकी सूरत हाल ऐसी होती है जैसे कि कोई चीज सॉलिड ना रही हो, लिक्विड हो गई हो, या एटलीस्ट ये है कि सॉलिड हायर टेम्परेचर पे हो जहाँ पे कि वैकेंसी कंसंट्रेशन ज्यादा हो, डिसलोकेशन कंसंट्रेशन ज्यादा हो। तो जब वैकेंसी ज्यादा हो जाएगी किसी सिस्टम में तो क्या होगा? डिफ्यूजन तेज हो जाएगा, क्योंकि डिफ्यूजन बेसिकली क्या है कि एक ही एटम है, इसको यहाँ कोई खाली जगह मिली तो ये खाली जगह पे आ गया, खाली जगह ज्यादा होंगी तो ज्यादा शिफ्टिंग होगी, ज्यादा शिफ्टिंग का मतलब डिफ्यूजन ज्यादा होगा, ठीक है। तो जो जिन बच्चों को डिफ्यूजन याद है थोड़ा, उनको ये याद होगा कि अगर मैं ये कहूँ कि ए बी में डिफ्यूज हो रहा है तो उससे ज्यादा आसान होता है ये कहना कि जिस डायरेक्शन में ए डिफ्यूज होके जा रहा है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में वैकेंसीज जा रही हैं, खाली जगहें जा रही हैं, ठीक। इसकी डिटेल में हम नहीं जाते हैं अभी, प्रोबेबली जब आप फेस ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे तो उसमें पूरा एक टॉपिक है डिफ्यूजन पे, आपने टच भी किया होगा थोड़ा बहुत इसको अंडर ग्रेड कोर्सेज में, एक। अच्छा, अब डिफ्यूजन तेज किस डायरेक्शन में हो रहा है? एक तो रैंडम हो रहा हो कोई, ठीक है ना। दूसरा क्या है? दूसरा है कि कहीं आपके पास सिंक्स हो। सिंक क्या चीज होती है? सिंक ये होता है कि फर्ज करें यहाँ पर मेरे पास ग्रेन बाउंड्री है, ठीक है। अब ग्रेन बाउंड्री क्या है? ग्रेन बाउंड्री वो चीज है जहाँ कोई चीज आके डंप हो सकती है, ठीक है। वो एक ऐसी जगह है जो हाई एनर्जी की है, और कोई चीज आके उसकी एनर्जी को कम कर दे वो ऑब्जॉर्ब कर लेगा। तो कौन सी चीजें? बाज ऐसे एलिमेंट होते हैं जो यहाँ आके एब्सॉर्ब हो जाते हैं, डिफेक्ट्स यहाँ एब्सॉर्ब हो जाते हैं। और सिंक क्या होते हैं? प्रिसिपिटेट इज अ सिंक, ठीक है। कि अगर फर्ज कीजिए कि कोई ए बी, ये एलॉय है, सॉलिड सोल्यूशन है ए बी का, और जहाँ एक सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा है वहां कोई प्रिसिपिटेट बन गया, तो यहाँ बी ज्यादा है। बी कहाँ से आएगा? इसमें से तो खींचेगा ना बी को वो, जब इसमें से खींचेगा तो यहाँ कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। कंसंट्रेशन कम हो जाएगा तो क्या होगा? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो प्रिसिपिटेशन, न्यूक्लिएशन एंड ग्रोथ का प्रोसेस है, उसमें इस किस्म के कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एग्जिस्ट करते हैं। और अगर आपके पास डिफेक्ट ज्यादा हो तो ये वाला डिफ्यूजन तेज हो जाएगा, ये तेज हो जाएगा। कहाँ होगा? नियर द सिंक्स। क्यों नियर द सिंक? इसलिए कि ये ग्रेडियंट मौजूद, ठीक है। जहाँ छोटा ग्रेडियंट होगा, जहाँ कोई नया नया बना होगा, वहां ये चीज थोड़ी कम स्टीप होगी। जहाँ पे ये वेल एस्टेब्लिश्ड ग्रोथ हो रही है वहाँ एक स्टेडी स्टेट आ जाएगी, एक मुस्तकिल ग्रेडियंट रहेगा। ये आपका यहाँ एक इनिशियल कंसंट्रेशन होगी किसी चीज की जो बी की है बल्क में, और वहां से सप्लाई हो रही होगी सॉल्यूट एटम की इनटू द सिंक। तो ये प्रोसेस कब तेज होगा? जब आपके पास डिफेक्ट डेंसिटी ज्यादा होगी। वो कब ज्यादा होगी? जब आपका मटेरियल इरेडिएट हो रहा होगा। तो एक मटेरियल आपने रिएक्टर में लगाया, अब रिएक्टर में लगाने के बाद जब रेडिएशन हो रही है तो उसके अंदर ये वाले मेटलर्जिकल प्रोसेसेस ट्रिगर हो जाएंगे खुद ही, ऐसी डिफ्यूजन खुद ही होने लगेगी। कौन सी चीज ट्रिगर करेगी? हाई डिफेक्ट डेंसिटी, ठीक। इन एन एलॉय सिस्टम डिफरेंट एटम्स डिफ्यूज एट डिफरेंट रेट्स। अगेन हम डिफ्यूजन की फील्ड में घुस रहे हैं। सिंपली ये याद रखिए कि फर्स्ट कीजिए आयरन का मैट्रिक्स है, ठीक है ना। अब आयरन में निकल भी एक एलॉइंग एलिमेंट है और कार्बन भी एक एलॉइंग एलिमेंट है, मिसाल के तौर पे ये नाइट्रोजन भी एलॉइंग एलिमेंट है। दोनों के डिफ्यूजन रेट आयरन में एक जैसे हैं? नहीं है एक जैसे। तो क्या है कि जब दोनों के रेट एक जैसे नहीं है और डिफ्यूजन शुरू हो गई है ड्यू टू हाई वैकेंसी, तो फिर एक रेट डिफ्यूजन, एक रेट से डिफ्यूज हो रहा है कार्बन, दूसरे से हो रहा है नाइट्रोजन। क्या होगा कि जहां जिस डायरेक्शन में नाइट्रोजन तेजी से जा रहा है वहां नाइट्रोजन बढ़ जाएगा, और अगर निकल कहाँ आहिस्ता से जा रहा है तो वो रिलेटिवली कम होगा, ठीक।
या अगर कहीं ऐसा जॉइंट है कि जहां ए और बी है, कहीं किसी एक जगह पे ए एटम है, किसी जगह पे बी एटम है, तो क्या होगा कि ए बी की तरफ घुसेगा, बी ए की तरफ घुसेगा। एक ही रेट से घुसेंगे? नहीं घुसेंगे, क्योंकि दोनों का डिफ्यूजन कोफिशिएंट अलग है उसी लैटिस में। तो ज्यादा डिटेल में नहीं जाते, लेकिन सिर्फ समझाना मकसद ये था कि जब डिफरेंट एटम होते हैं तो गिवन लैटिस में उनके आगे बढ़ने के रेट मुख्तलिफ होते हैं, उनके डिफ्यूजन कोफिशिएंट मुख्तलिफ होते हैं। जब डिफ्यूजन कोफिशिएंट मुख्तलिफ होते हैं तो वक्त के साथ साथ उनकी कंसंट्रेशन मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ हो जाती है, ठीक है, और उनके फ्लक्सेस मुख्तलिफ होते हैं। फ्लक्सेस वही है डिफ्यूजन बेसिकली। इससे क्या होता है, इससे हम अगली स्लाइड में देखेंगे क्या होता है, लेकिन उससे पहले ये देख लें कि सम स्पीशीज मूव टुवर्ड्स सिंक, अदर्स अवे फ्रॉम द सिंक। ये भी होता है कि बाज़ चीजें सिंक की तरफ जा रही होती हैं, बाज़ सिंक से दूर जा रही होती हैं। क्यों? कि ये सिंक एक ऐसी जगह है जो हर एक एटम को नहीं लेगी, ये अपनी पसंद के एटम को लेगी। तो कुछ एटम जो यहाँ पर इसके स्ट्रक्चर में फिट नहीं आ रहे, वो इससे दूर जाएंगे। तो अब आप अगली स्लाइड में एक एग्जाम्पल भी देखेंगे इसका। कि कुछ सम स्पीशीज मूव टुवर्ड्स द सिंक, ग्रेडियंट है, और जब ग्रेडियंट की वजह से यहाँ कोई चीज अगर बन रही है, कोई एक स्ट्रक्चर, तो बाकी कुछ ऐसे होंगे जो सिंक से दूर जाना पसंद करेंगे। हम जो सिंक के ग्रेन बाउंड्री के करीब जो एलिमेंट जमा होते हैं उनको हम कहते हैं सरफेस एक्टिव एलिमेंट्स। जैसे बोरॉन है, ये सरफेस एक्टिव एलिमेंट होते हैं, सरफेस पे आ जाते हैं। क्या करते हैं ये? फिर ये आके सरफेस को बढ़ने से रोक देते हैं। क्या होता है? ये ग्रेन ग्रोथ को रोक देते हैं। इसीलिए इनको कहते हैं कि अगर ग्रेन साइज कंट्रोल करना है तो हम कभी कभी हीट्रिया, जिरकोनिया ये डाल देते हैं, बोरॉन। तो ये सरफेस पे आके सरफेस पे जमा होते हैं और सरफेस को ये होल्ड कर लेते हैं, जो आम मेटलर्जी में होता है, ठीक। तो यहाँ सिर्फ ये समझना मकसूद है कि कुछ सरफेस की तरफ जाते हैं, कुछ दूर जाते हैं। तो रेडिएशन इंड्यूस्ड सेग्रीगेशन जो है वो एक एक नॉर्मल कॉन्सिक्वेंस है इसका। अब डिफ्यूजन बढ़ गया है ना ड्यू टू डिफेक्ट डेंसिटी, और इसकी वजह से क्या होता है कि लोकलाइज कंसंट्रेशन चेंज हो जाती है, ऑल्टर हो जाती है। ओवरऑल कॉम्पोजिशन तो मटेरियल की एक ही है, लेकिन बाज़ जगहों पे ए कंसंट्रेट हो जाता है, बाज़ जगहों पे बी कंसंट्रेट हो जाता है। ये मिसाल है, इसकी मिसाल है ये एक स्टेनलेस 300 सीरीज का स्टेनलेस स्टील है ये, जैसे 316, 304, ठीक है ना। उनमें क्या चीज़ है, उनमें हमारे पास निकल और क्रोमियम के कंटेंट्स होते हैं, बेसिकली अलॉइंग एलिमेंट आयरन में निकल और क्रोमियम। ये बिहेवियर क्या है, अगर फर्ज करें ये मेरे जीरो जो है ये हॉरिजॉन्टल एक्सेस पे जीरो जो है ये ग्रेन बाउंड्री है, और मैं दाएं और बाएं ग्रेन बाउंड्री से दूर जा रहा हूँ। इधर भी डिस्टेंस बढ़ रहा है नैनोमीटर्स में और इधर भी डिस्टेंस बढ़ रहा है नैनोमीटर्स में। वर्टिकल एक्सिस क्या है? वर्टिकल एक्सिस मेरे पास इन अलॉइंग एलिमेंट्स का कंसंट्रेशन है। इस एक्सिस पे निकल और क्रोमियम का रखा है, क्योंकि ये इनकी क्वांटिटी ज्यादा है, ये परसेंटेजेस में है। इस जगह पे सिलिकॉन और फास्फोरस का है, क्योंकि ये फ्रैक्शन ऑफ ए परसेंट या 1% की रेंज में है, ठीक है। तो इनके स्केल अलग अलग है, ताकि ये चीजें अगर स्केल एक ही रखते तो ये पीक्स छोटी सी आती। क्या नजर आ रहा है आपको कि ग्रेन बाउंड्री पे फास्फोरस जमा हो रहा है, ग्रेन बाउंड्री पे सिलिकॉन जमा हो रहा है, ग्रेन बाउंड्री पे निकल जमा हो रहा है, और क्रोमियम यहाँ से दूर जा रहा है, क्रोमियम यहाँ से दूर जा रहा है। सवाल पूछें? कोई सवाल है? चलिए, अगर सवाल है तो वो जरूर कर लीजिए। तो हम फिनोमेना ये है, अच्छा ये पता कैसे चल रहा है, ये दिस हाई रेजोल्यूशन ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। हाई रेजोल्यूशन का मतलब ये होता है कि जिसमें आपका जो जो इलाका आप देखें वो बहुत छोटा सा हो, न सिर्फ देखें बल्कि उस पर बीम डाल के उसकी कॉम्पोजिशन भी ले लें, ठीक है ना। आपने कैरेक्टराइजेशन के कोर्स में पढ़ा होगा कि स्कैनिंग और ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो एक्सेलरेटिंग वोल्टेज है वो जितना ज़्यादा हो उतना बीम फोकस्ड होती है, उतनी आपका स्पॉट साइज छोटा होता है, और खुसूसन टीएम में आप छोटे इलाके की एनालिसिस कर सकते हैं। इनकी डिटेल में भी नहीं जाते, कोई सवाल होगा तो ज़रूर कीजिएगा, मैं इसको समझा दूंगा।
यहाँ हम ये देख रहे हैं कि इस टेक्निक से हम छोटे छोटे नैनोमीटर्स की रेंज है। नैनोमीटर, नैनोमीटर क्या होता है? 1 नैनोमीटर 10 एंगस्ट्रम होता है। तो हम इतने छोटे इलाकों की कॉम्पोजिशन हम मेजर कर सकते हैं। तो ये स्पॉट्स उनकी कॉम्पोजिशन मेजर की हुई है, ठीक है ना। इतने सारे, ये सारा डाटा है, बाकी जो लाइन है उसने इसको ज्वाइन किया हुआ है। तो ये मटेरियल क्यों इंपॉर्टेंट है? क्रोमियम कंटेनिंग ऑस्टेनेटिक स्टेनलेस स्टील्स या निकल बेस्ड सुपर एलॉयज, दे आर द पोटेंशियल मटेरियल्स ऑफ एडवांस्ड रिएक्टर्स। हाई टेम्परेचर रिएक्टर्स में जिन ट्यूब में फ्यूल रखते हैं, जो कूलिंग पाइप्स होते हैं, जो कंट्रोलिंग रॉड्स होते हैं, उनके सब ट्यूब्स जो हैं वो फिर इन हाई टेम्परेचर मटेरियल्स के, ठीक। अच्छा, फिनोमेना क्या है? टेम्परेचर वाइज प्लॉट हो रहा है कि आपका लो टेम्परेचर होगा तो क्या होगा? लो टेम्परेचर का मतलब जो ऑपरेटिंग टेम्परेचर है। तो पॉइंट डिफेक्ट्स अक्यूमुलेट अवे फ्रॉम द सिंक्स एंड ग्रेन बाउंड्रीज। जो जहां पॉइंट डिफेक्ट क्रिएट हो गए वहां क्रिएट हो गए, और वो जहां है वहां है, ग्रेन बाउंड्री से दूर जहां भी होंगे, जहां क्रिएट हो गए। हाई टेम्परेचर पे क्या होगा? हाई टेम्परेचर पे ये होगा, हाई टेम्परेचर पे ये होगा कि अब जो इनका आपस में इंटर डिफ्यूजन इतनी तेजी से हो रहा होगा कि चीजें जो है वो होमोजेनाइज हो जाएंगी, चीजें होमोजेनाइज हो जाएंगी। दरमियानी टेम्परेचर पे क्या होगा? दरमियानी टेम्परेचर पे ये होगा जिसको इन्होंने लिखा है इनवर्स कर्कंडेल इफेक्ट। मैं कर्कंडेल इफेक्ट छोटा सा बता दूं कि अगर फर्ज कीजिए कि मेरे पास एक एलॉय है ब्रास, ठीक है ना, एक ब्रास, ब्रास में क्या है? कॉपर एटम भी है और जिंक के एटम भी है, ठीक है ना, दोनों एटम्स हैं। अब मैं इसको एक कॉपर से जोड़ दूं तो फिर क्या होगा कि जिंक, जहां जिंक ज्यादा है वो कहाँ है? ब्रास में। जिंक कम कहाँ है? कॉपर में। तो जिंक कॉपर की तरफ आएगा, और कॉपर जो होगा प्योर कॉपर वो ब्रास की तरफ जाएगा, क्योंकि वहां कॉपर 100% नहीं है, कम है। एक तरफ कॉपर का ग्रेडियंट है, एक तरफ जिंक का ग्रेडियंट है। समझ में आ रही बात? दो डिसिमिलर मटेरियल हैं, इनको मैंने जोड़ा, तो जोड़ूंगा मैं तो क्या होगा? हाई टेम्परेचर पे रखूंगा। हाई टेम्परेचर पे अब जिंक भी डिफ्यूज करेगा, कॉपर भी करेगा। किस तरफ करेगा? जिस तरफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा। तो बेसिकली दूसरे लफ्जों में मैं क्या कह रहा हूं कि अगर जितना जिंक ब्रास से कॉपर की तरफ आ रहा है, उतना वेकेंसीज कॉपर से ब्रास की तरफ जाएंगी, वेकेंसीज उल्टा चलेंगी। अगर डिफ्यूजन रेट फर्क है तो वेकेंसीज का कंसंट्रेशन जो होगा एक तरफ बढ़ता जाएगा, एक तरफ कम होता जाएगा। इसको कहते हैं कर्कंडेल इफेक्ट। ये आपने डिफ्यूजन में शायद पढ़ा हो, और अगेन इस पे भी कोई सवाल होगा कीजिएगा, मैं अलग से टाइम लेके इसको समझा दूंगा। इनवर्स कर्कंडेल इफेक्ट क्या है? इनवर्स कर्कंडेल इफेक्ट ये है कि अगर वेकेंसीज ऑलरेडी मौजूद है, वहां तो वैकेंसीज जनरेट हुई थी ना, यहाँ वैकेंसीज ऑलरेडी मौजूद है, तो फिर क्या होगा? तो फिर मेरे पास उल्टा काम होगा, यानी कि सेग्रीगेशन होगी। वहां सेग्रीगेशन खत्म होने के लिए वैकेंसीज बन रही थी, या वैकेंसीज मौजूद है, वैकेंसीज अब हिलना शुरू हुई हैं, तो फिर मेरे पास सेग्रीगेशन हो रही है। तो इंटरमीडिएट टेम्परेचर्स पे रेडिएशन इंड्यूस सेग्रीगेशन एक्यूट हो जाती है, और जिस तरह से डिफ्यूजन होती है वो एक्सप्लेन होती है बाय इनवर्स कर्कंडेल इफेक्ट। और ये तो एक जर्नल फिनोमेना बता रहा है कि ये जो प्रोसेस यहाँ पर हो रहा है, इसके लिए इंटरमीडिएट टेम्परेचर्स जो होते हैं अराउंड 400, 300, 400 डिग्री सेंटीग्रेड, वो क्रिटिकल होते हैं, जो कि एडवांस रिएक्टर के ऑपरेटिंग टेम्परेचर्स, ठीक है। और अल्टीमेटली अगर क्या होगा? अल्टीमेटली मेरे पास एक जगह कोई एक कॉम्पोजिशन है, दूसरी जगह दूसरी कॉम्पोजिशन है, तो क्या होगा कि मेरे पास इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल डिफरेंट हो जाएंगे इन दो जगहों के, और करोजन शुरू हो जाएगी। और मजीद यहाँ पे स्ट्रेस तो है ही है ना, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में स्ट्रेस तो अपनी है ही। कहाँ से जनरेट हो रही है? खुद डिफेक्ट से ही जनरेट हो रही है, अगर और कहीं से नहीं तो। और भी रीजंस हैं स्ट्रेस के। तो अल्टीमेटली इसमें स्ट्रेस करोजन क्रैकिंग रिजल्ट होती है, ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू डिफरेंस इन लोकलाइज कॉम्पोजिशन, ठीक। ऐसा ही है जैसे कि कार की बैटरी के जोड़ पे आपको नजर आता है जंग लग रहा है। रेडिएशन ग्रोथ,
इन एनाइसोट्रॉपिक मटेरियल्स। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी इंट्रोड्यूस किया था कि एनाइसोट्रॉपिक मटेरियल वो होते हैं जिनकी के प्रॉपर्टीज एक डायरेक्शन में कुछ हो और दूसरी डायरेक्शन में कुछ, क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शन में। फर्ज करें HCP है तो बेसल प्लेन में उसकी प्रॉपर्टीज फर्क है और जो C एक्सिस के अलॉन्ग प्रॉपर्टीज फर्क है। ठीक, तो अब एक फिनोमेना एक ऑब्जर्व होता है जिरकोनियम एलॉयज में, उनका स्ट्रक्चर हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड है, या ऑर्थोरोम्बिक अल्फा यूरेनियम में, यूरेनियम का एक ये एलोट्रोपिक फॉर्म है ऑर्थोरोम्बिक अल्फा यूरेनियम। तो इसमें क्या होता है कि इसमें ड्यू टू दीज डिफेक्ट्स, रेडिएशन की वजह से डिफेक्ट्स क्रिएट होते हैं और उसकी वजह से डज नॉट लीड टू वॉल्यूम चेंज, उसमें वॉल्यूम चेंज नहीं होता, वॉल्यूम कंजर्व रहता है लेकिन शेप चेंज होती है। इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि अल्फा जिरकोनियम में क्योंकि HCP एक C और A रेशियो, ठीक है ना, तो क्या होता है ये C डायरेक्शन छोटी होती है और A बड़ी होती जाती है। ठीक है ना, जिसने अलिफ नून प्रोग्राम देखा हो, एक जमाने में आता था, तो अलिफ जो है वो नून बनता चला जाता है, कद छोटा होता जाता है, पेट मोटा होता जाता है, अल्टीमेटली वॉल्यूम फिक्स रहता है, टोटल वॉल्यूम फिक्स रहता है, शेप चेंज हो जाती है। तो अगर हमारे पास जो फ्यूल रॉड्स हैं वो टेक्सचर्ड है, वो ऐसे किसी टेक्निक से बने हैं, एक्सट्रूजन से फॉर एग्जांपल बने हैं, तो क्या है कि ए एक्सिस के अलोंग अगर उनका जो रॉड है, रॉड का एक्सिस वही है जो ए का एक्सिस है, तो ए लंबा हो रहा है ना, तो क्या होगा, रॉड की लेंथ लंबी हो जाएगी, लेंथ ऑफ द रॉड विल इंक्रीज और उसका डाया छोटा होता जाएगा। इसकी वजह से स्ट्रेसेस क्रिएट हो सकते हैं। इसमें वॉल्यूम चेंज नहीं होता, आई रिपीट, वॉल्यूम चेंज होता है स्वेलिंग की वजह से। स्वेलिंग क्या होती है याद है? स्वेलिंग जब हीलियम पैदा होती है और वो प्रेशर डालती है। हीलियम कैसे पैदा होती है? वो ट्रांसम्यूटेशन के तौर पे पैदा होती है। तो जो कुछ हमें जिरकोनियम में होता है वही चीज यूरेनियम में भी होती है। क्या चीज होती है? एनाइसोट्रॉपिक स्ट्रक्चर्स में वॉल्यूम चेंज नहीं होता, शेप चेंज होती है, रेडिएशन ग्रोथ कहते हैं इसको। ठीक, ये सिर्फ टच कराना था इसको, एक फिनोमेना ये होता है। अगला फिनोमेना प्रेसिपिटेशन एंड डिसोल्यूशन। आप प्रेसिपिटेशन से वाकिफ हैं, हीट ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, हम प्रेसिपिटेट करते हैं चीजों को। टेम्परिंग इज ए प्रेसिपिटेशन फिनोमेना, एज हार्डनिंग एल्यूमिनियम एलॉयज में इज ए प्रेसिपिटेशन फिनोमेना। डिसोल्यूशन भी हम करते हैं, हाई टेम्परेचर पे ले जाते हैं, प्रेसिपिटेट्स को डिसॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, ये टेम्परेचर से होता है ना, यहाँ चीज टेम्परेचर से नहीं, टेम्परेचर हमारे सिर्फ इतने हैं कि चीजें हिल सके, इंटरमीडिएट कोई टेम्परेचर है, लेकिन जो रेडिएशन डिफेक्ट्स हैं, डिस्प्लेसमेंट्स पर एटम, वो बहुत ज्यादा है। ठीक है ना, वो हाई है। तो ये फिनोमेना होगा, क्या होगा, रेडिएशन इंड्यूस सेग्रीगेशन विल लीड, इसका मतलब टू फेज इंस्टेबिलिटी। क्यों है कि इसकी वजह से सेग्रीगेशन से कॉम्पोजिशन चेंज हो रही है। एक रिजल्ट ये दे रहा हूं मैं आपको, अभी मैकेनिज्म नहीं बता रहा, कि प्रेसिपिटेशन ऑफ न्यू फेजेस, सेग्रीगेशन से नए फेज बन जाते हैं। ये अगर सेग्रीगेशन हो रही है और उल्टी सेग्रीगेशन हो रही है तो डिसॉल्व भी हो सकते हैं एग्जिस्टिंग फेजेस। अब इसकी मिसालें देख लीजिए। ये है एल्यूमिनियम रेनियम एलॉय। रेनियम एक ऐसा एलिमेंट है जो बहुत कम है दुनिया में। मोलिब्डेनम 4% रेनियम एलॉयज जो हैं ये हाई टेम्परेचर एलॉयज शुमार होते हैं, टरबाइन के इलाके में भी इस्तेमाल होते हैं, ये मुख्तलिफ चीज़ों के फिलामेंट में भी इस्तेमाल होते हैं जो हाई टेम्परेचर फिलामेंट्स होते हैं, और दे आर फ्यूचर इम्पॉर्टेंट इन न्यूक्लियर मटीरियल ऑल्सो और सम स्पेसिफिक एप्लीकेशंस। इसके अंदर क्या होता है, जब इरेडिएशन होती है तो ये सिग्मा और हाई, ये दो फेजेस जो है प्रेसिपिटेट आउट हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? कि रेनियम जो है वो सेग्रीगेट होने लगता है एक इलाके में, ठीक है, उसकी कंसंट्रेशन बाज़ इलाकों में 4 से ज़्यादा हो जाती है, बाज़ में कम हो जाती है। निकल सिलिकॉन सिस्टम, निकल सिलिकॉन सिस्टम, जो सिलिसाइड्स हैं ये भी हाई टेम्परेचर अलॉयज होते हैं। सिलिसाइड्स की कोटिंग होती है
जो नए मिसाइल्स हैं इनकी कोन वगैरह में या हाई टेम्परेचर एप्लीकेशंस में सिलिसाइड इस्तेमाल होते हैं, टर्बाइन एरिया में भी सिलिसाइड्स इस्तेमाल होते हैं। तो और न्यूक्लियर में भी एप्लीकेशन है इनकी। तो ये डिफेंस के मटेरियल्स है सिलिसाइड कोटिंग्स। तो निकल सिलिसाइड सिस्टम में, निकल सिलिकॉन सिस्टम में सिलिकॉन का एटम काफी छोटा एटम होता है विद रिस्पेक्ट टू निकल। और क्या होता है कि फिर छोटा एटम कहाँ जाता है, जहां जहां डिसलोकेशंस होती है, जहां डिसलोकेशन या वैकेंसीज होती हैं, वहां जाके हमने पढ़ा है ना कि उनके जो एग्रीगेट्स होते हैं डिफेक्ट के, उनको छोटे एटम उनमें घुस सकते हैं। तो निकल एक छोटा एटम है, घुस के एनर्जी कम कर लेता है। अब ज्यादा सिलिकॉन कहीं जमा हो जाएगी तो क्या होगा, ज्यादा सिलिकॉन जमा हो जाएगी और अप टू 25% सिलिकॉन अगर हो गई तो फिर ये गैमा प्राइम फेज वहां स्टेबल हो जाएगा। ठीक, तो जो फेज एक नॉर्मल एलॉय में नहीं था, रेडिएशन के बाद वो फेज बनना शुरू हो जाएगा। Silicon in nickel exceeds the solubility limit and forms the new gamma prime Ni3Si phase। जो ये टर्म गैमा प्राइम है, ये आप फेमिलियर होंगी इससे, सुपर एलॉयज से, जहां एल्यूमिनियम और निकल के ये प्रेसिपिटेट्स बनते हैं, या टाइटेनियम और एल्यूमिनियम के प्रेसिपिटेट्स ये बनते हैं। और गैमा प्राइम का मतलब ये होता है कि ये कोहेरेंट फेजेस हैं विद द गैमा मैट्रिक्स, कोहेरेंट फेजेस हैं। ठीक, रेडिएशन हार्डनिंग, हार्डनिंग आपके लिए टर्म नहीं है, नहीं है, पुरानी है। हार्डनिंग बेसिकली आपने पढ़े हैं जो स्ट्रेंथनिंग मैकेनिज्म्स हैं, उसमें सब में एक टर्म पढ़ी है आपने। तो चीज़ों की जो स्ट्रेंथ है, चीज़ों की स्ट्रेंथ इज रिप्रेजेंटेड बाय टेंसा यील्ड स्ट्रेंथ या यूटीएस। तो ये आपने ऑलरेडी कहीं इसको हम टच भी कर चुके हैं कि जब मटेरियल इरेडिएट होता है तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती है और डक्टिलिटी कम हो जाती है। वही फिनोमेना है जो स्ट्रेन हार्डनिंग से हो रहा है। एक टर्म है स्ट्रेन हार्डनिंग कोएफिशिएंट। स्ट्रेस स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेस स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में आपको याद है एक चीज होती है स्ट्रेन रेट, ये स्ट्रेन हार्डनिंग कोएफिशिएंट हमने शायद टच किया हो, हमने इसको टच किया होगा जहाँ स्ट्रेन हार्डनिंग पड़ी थी उस लेक्चर में इसको टच किया था कि जब हम ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन बनाते हैं तो हमारे पास इस किस्म की रिलेशनशिप आती है कि कितना मैं जोर लगाऊंगा तो मटेरियल कितना चेंज होगा, कितना जोर लगाऊंगा, अगर जोर लगाए जाऊं और मटेरियल चेंज ना हो तो दिस कोएफिशिएंट बिकम्स हाई। जब ये ज्यादा जोर लगाऊं और द सेम स्ट्रेन तो एन की वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक है, तो मटेरियल जो है उसका डिफॉर्म होना मुश्किल हो जाता है। RH is radiation hardening. It appears at relatively intermediate temperatures, बहुत हाई नहीं होते जिनके करीब ना हो, और हाई रेडिएशन डैमेज, और when in situ recovery is significant, थोड़ा बहुत चीजें हिल सके। और ये जो चीज है ये किसकी वजह से होती है, इन सारे डिफेक्ट्स की वजह से। सारे डिफेक्ट अल्टीमेटली क्या करते हैं, डिस्लोकेशन की मूवमेंट को मुश्किल बना देते हैं, जो आपने हार्डनिंग मैकेनिज्म्स पढ़ी है। ठीक है ना, मिसाल के तौर पे अगर जिरकलॉय है, जिरकलॉय कहाँ इस्तेमाल होता है, हमारे जो न्यूक्लियर फ्यूल है इसके ट्यूब्स में। अनील कंडीशन में हमने इसको लगाया, अब ये चीज डिफॉर्म हो सकती है आराम से रिलेटिवली, इसका एन जो नंबर है ये एक बड़ा नंबर है। अगर ये रेडिएट हो गया तो फिर ये चीज बहुत कम हो जाती है, इसका मतलब अब ये मटेरियल इज गोइंग टूवर्ड्स ब्रिटलनेस। ठीक, कोई फिनोमेना यहाँ पर है रेडिएशन हार्डनिंग एंड स्ट्रेंथनिंग का। और ये नॉर्मली ये किस चीज से होती है, ये वाली पीक जब डिसलोकेशंस को कोई सॉल्यूट एटम पकड़ ले उसकी टांग। ठीक है ना, याद है, इसको हम कहते थे स्ट्रेन एजिंग। इस फिनोमेना को सॉल्यूट इंटरैक्ट्स विद डिसलोकेशन, और ये बीसीसी में बहुत ज्यादा होता है, चाहे इरेडिएटेड हो चाहे अनइरेडिएटेड हो। ठीक है, और एफसीसी एचसीपी में फिनोमेना सिर्फ इरेडिएशन में आ सकता है, नॉन इरेडिएटेड सैंपल्स में एफसीसी में ये फिनोमेना नहीं देखा जाता। ठीक, ये क्या चीज थी, स्ट्रेन एजिंग थी, जहाँ डिसलोकेशंस को
कौन चीज पकड़ लेती है? सॉल्यूट एटम, ये पॉइंट डिफेक्ट्स पकड़ लेते हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम आहिस्ता आहिस्ता हम बेसिकली मुख्तलिफ टॉपिक्स को टच कर रहे हैं जो रेडिएशन के इफेक्ट से होते हैं। हर एक दो स्लाइड बाद एक नया एक फिनोमेना हम डिस्कस कर रहे हैं। फ्रिक्शन हार्डनिंग, डिसलोकेशन कहाँ कहाँ मूव करती हैं? स्लिप प्लेन्स पे करती हैं। जो चीज डिसलोकेशन को रोक दे वो क्या चीज है? वो फ्रिक्शन क्रिएट कर रही है उसके मूवमेंट में। तो टू मूव डिसलोकेशन एट हायर स्ट्रेस, अगर हमने डिसलोकेशंस को मूव करना है कोई हिंड्रेंस आने के बाद, तो हमने जोर ज्यादा लगाना होगा, दिस इज स्ट्रेंथनिंग। और लॉन्ग रेंज में रिपल्सिव स्ट्रेस, जब डिसलोकेशन कहीं जमा होने शुरू हो जाए, हिले ना, तो क्या होता है कि दूर तक उसके स्ट्रेन जाते हैं। शॉर्ट रेंज स्ट्रेन जो है वो इन फिनोमेना की वजह से जाते हैं। ये सब हम पढ़ चुके हैं इन सब चीजों को। शायद ऑरोवन बोइंग का हमने नाम नहीं पढ़ा होगा। ये मैकेनिज्म है, जबकि प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग या बेसिकली ये टर्म इससे बेहतर टर्म हो सकती थी डिस्पर्शन हार्डनिंग, उसकी वजह से ऑरोवन बोइंग होती है। प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग होती है विद कोहेरेंट प्रेसिपिटेट्स की वजह से। छोटे प्रेसिपिटेट हो तो जो डिसलोकेशन होती है उसको काटने के लिए ताकत चाहिए। अब ये सारे फिनोमेना जो हैं ये इरेडिएशन से ये इनहेंस हो जाते हैं। वॉइड हार्डनिंग, जो वॉइड्स हैं वो भी रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, वो रेजिस्टेंस होते हैं डिसलोकेशन। डिसलोकेशन लूप्स हम पढ़ चुके हैं, क्रिएट होती है ड्यू टू इफेक्ट्स। तो अल्टीमेटली जितने डिफेक्ट ज्यादा होंगे, समरी स्लाइड की ये है, उतना ही डिसलोकेशन की मूवमेंट मुश्किल होती जाएगी। डिसलोकेशंस पाइल अप नियर ग्रेन बाउंड्रीज, और जो फाइनर ग्रेन्स हैं, जितना ग्रेन छोटे होंगे उतना ये पाइल अप ज्यादा होगा। ये हमने हॉल एंड पैच रिलेशनशिप में ये पढ़ा है। सैचुरेशन हार्डनिंग अल्टीमेटली होगा क्या? अल्टीमेटली होगा ये कि जैसे जैसे मेरा डोज रेडिएशन का बढ़ता जाएगा, मटेरियल की स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, लेकिन हद होती है ना, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद चीजें सैचुरेशन पे आ जाएंगी। क्यों आ जाएंगी? कि डिफेक्ट्स एक दूसरे को खुद ही कैंसिल करने लगेंगे। सैचुरेशन विद इंक्रीज फ्लुएंस ड्यू टू डायनामिक बैलेंस बिटवीन क्रिएशन एंड एनिहिलेशन ऑफ डिफेक्ट्स एंड ऑब्स्टिकल्स। क्रिएट भी हो रहे हैं और खत्म भी हो रहे हैं, तो अल्टीमेटली एक सैचुरेशन आ जाएगी। तो ये आपका आज का लेक्चर था। इस पे कोई सवाल है आप लोगों का?